जनूबी कश्मीर में गैर रियासती अफराद पर हमलों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। नामालूम मिलिटेंटों ने कल रात कातरसू कुलगाम इलाके में गैर रियासती मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस वाकये में 5 अफराद की मौत हो गई है। फायरिंग के इस वाकये में एक मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। उसे इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकये में एक मजदूर मौजजाती तौर पर बच निकलने में कामयाब हुआ है। उधर सिक्योरिटी फोर्स ने कल रात को ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। महलूकीन की शिनाख्त मुरसलीन शेख वल्द आमिर शेख, कलीमुद्दीन शेख, रफीकुल शेख वल्द गफूर शेख, नईमुद्दीन शेख और रफीक शेख वल्द सिद्दीक साकिनान मुर्शिदाबाद मगरब बंगाल के तौर पर हुई है। जख्मी हुए मजदूर की शिनाख्त जहीरुद्दीन शेख वल्द अब्दुल समद शेख के तौर पर हुई है। हमले में मौजजाती तौर पर बच निकलने वाले मजदूर की शिनाख्त बसीर सरकार के तौर पर हुई है। इस वाकये के बाद फोर्सेस और फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। हलाक हुए मजदूरों का जिला अस्पताल कुलगाम में पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। बाद में उन्हें बजरिया तैयारा उनके आबाई इलाके के लिए रवाना किया गया। उधर इंतजामिया ने महलूकीन के हक में फीकस 1 लाख रुपए बतौर एक्सग्रेशिया मंजूर किया है। जख्मी मजदूर के हक में पहले ही 10,000 की रकम वागुजार की गई है। इस वाकये के बाद पूरे जिले में खौफ व गम की लहर दौड़ गई है। जिले की अहम राब्ता सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी है। पुलिस राय के मुताबिक इब्तदाई जांच से मालूम हुआ है कि इस हमले में जैश मोहम्मद के चंद मिलिटेंट मुलव्विस हैं। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर गैर मकामी अफराद पर हमलों में अब तक 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इस दौरान गैर मकामी अफराद पर 7 हमले किए गए हैं। कातरसू कुलगाम की ये वो वही जगह है जहाँ पे कल शाम जो है मुसल्लह अफराद ने यहाँ पे गैर रियासती मजदूरों पे फायरिंग की और ये वो वही जगह है जहाँ पे फायरिंग के बाद तकरीबन 5 जो गैर रियासती मजदूर हैं वो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उसमें एक जो मजदूर है वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हो गया, जिसको बाद में श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यहाँ पे जो है एप्पल का सीज़न है और हार्वेस्ट सीज़न के अलावा जो है यहाँ पे धान की फसल भी काटी जा रही है। और चूंकि आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद ये एक तीसरा इंसिडेंट है जनूबी कश्मीर के। अगर हम बात करें बिजबिहारा की बात करें या फिर शोपियां की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया, क्योंकि इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया, कॉर्डन ऑफ किया और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी की जो नफरी है वो तैनात की गई है और कुल मिलाकर सूरत हाल जो है वो चूंकि काबू में है, ताहम सर्च ऑपरेशन जारी है और कुल मिलाकर जो है पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कातरसू कुलगाम। कुलगाम फायरिंग में जख्मी हुए जहीरुद्दीन की हालत अभी मुस्तहकम है। वो SMHS अस्पताल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक जहीर के पेट में 4 गोलियां लगी थी और ऑपरेशन के बाद अब वो ठीक हालत में है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जहीर के साथ बात की और उसने हमले के बारे में क्या कुछ कहा बताए, आप भी सुनिए। हमरा 6 बंदे उधर बैठा था तो वो आ गया, नीचे उतर करके ले गया जंगल पे, थोड़ा गोली चलाया बैठ के। तो आप कैसे बचे? कितने लोग थे? हमें 6 आदमी था और 4 आदमी। अंधाधुंध गोली चलाया। आप डेरे पे थे उस वक्त? डेरे पे? ना हमको ले गया एक साथ। कहाँ से ले गया? डेरे से? डेरे से सबको उठा के ले गया। तो फिर गोली चलाया सब। आप अभी कैसे हैं? अभी कैसे सेहत है? ठीक, थोड़ा ठीक है। घर वालों से हुई थी बात उधर मुर्शिदाबाद? शाम कितने बजे हुआ था? 7 बजे शाम में। कितने लोग आए थे कुछ पता? 4 आदमी देखा। 4 आदमी। आपको बुलाया नीचे फैन से नीचे था पहले हम देखा नहीं, वो फायरिंग जब किया तब देखा। आपको वहाँ से कितना दूर ले गया था? वो थोड़ा 10 मिनट लगेगा पैदल में, 5-10 मिनट। हाँ। तो फिर वहाँ पे फायरिंग किया है। वो जो बाकी लोग थे, आप एक ही गांव से थे? एक ही गांव का।
कोई रिश्तेदार तो नहीं है आपको उनमें से? नहीं, गाँव का है, बगल में घर में इधर ही। कश्मीर कब आए थे आप? वो 6 तारीख, ये मास की 6 तारीख। इस मंथ की 6 तारीख। इससे पहले आया है कभी? ना, पहली बार कश्मीर आए थे? बहुत दिन पहले एक बार आया। एक बार। तब कितने दिन रहे थे? एक टाइम हुआ है। अच्छा, उन्होंने कुछ पूछा आपसे, कोई बात की आपसे? कुछ भी नहीं, नाम वगैरह कुछ भी नहीं पूछे, सीधे फायरिंग की। कातरसू कुलगाम में ज़ख्मी हुआ ज़हीरुद्दीन बंगाल का, मुर्शिदाबाद ज़िले का, वो अभी सेहतयाब हो रहा है। उसको डॉक्टरों के साथ जो हमारी बात हुई उनके मुताबिक उसको 4 गोलियां लगी हैं, उसको ऑपरेट किया गया है और अभी फ़िलहाल वो स्टेबल है और उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि कुछ बातें हो रही थी उसकी सेहत को लेकर, लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल है। अभी हम वहाँ से आए, वो बात भी कर सकता है। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से बात भी की कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। ये जो लोग मारे गए हैं, ये गरीब मज़दूर जो मारे गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे जो आम लोग हैं उनको भी दुख है। उनका कहना है कि ये लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रियासत से बाहर, बिहार से, वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ कई सालों से आते रहे हैं, लोगों के साथ रहते हैं, उन काम करते हैं और यहाँ की इकॉनमी को भी सपोर्ट करते हैं और अपना पेट भी पालते हैं। यहाँ लोगों को भी इस बात का दुख है कि ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए यहाँ आते हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस बीच मगरब बंगाल में महलूक मजदूरों के आबाई इलाकों में गम मातम का माहौल है। 5 मजदूरों की हलाकत से इन इलाकों में सफ़े मातम बिछ गया है। बड़ी तादाद में लोग महलूकीन के घरों में पहुंचकर ताज़ियत पेश कर रहे हैं। कई ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी महलूकीन के घर पहुंचे। महलूक में से एक के अहले खाना का कहना है कि उनका बेटा हमेशा कश्मीर के लोगों की तारीफ करते थे। उनका कहना है कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर गए थे और घर के वाहिद कमाऊ थे। लवाहिकीन ने इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस के मकामी लीडरान ने मरकज पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर के मामले में नाकाम हो गई है। इसी बीच मगरब बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने महलूकीन के अहले खाना के लिए फीकस 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मेरे पापा ने फोन किया था हमारा हालचाल जाना और कहा कि मैं 1 तारीख को वापस आऊंगा। कश्मीर के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। मेरे बेटे ने कभी भी किसी तरह की मुश्किलात का जिक्र नहीं किया। हालांकि मैंने कहा था कि सर्दी बढ़ने पर घर आ जाना। मेरा बेटा रोजी रोटी कमाने गया था, वो घर का वाहिद कमाऊ था। সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো অফিসার পাঠানো উচিত, এক্ষুনি দিল্লিতে, এক্ষুনি জম্মু কাশ্মীরে পাঠানো উচিত। কারণ বহু মানুষ আছে, শুধু এই গ্রাম নয়, পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ জম্মু কাশ্মীরে আছে। তারা সেখানে কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যায়নি, সারা আপেল তোলার জন্য গেছে, চাষাবাদ করতে গেছে, ছোট ছোট কাজে গেছে, লেবারের কাজে গেছে, ঘর বানাতে গেছে, এইসব কাজে গেছে। তারা লাখে লাখে ওখানে সামরিক বাহিনী আছে, তারপরেও 5-5টা লোককে তুলে নিয়ে গিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতন গুলি করছে। এটা তো কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতা। এরকম বহু মানুষ ওখানে পড়ে আছে। যখন কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে বলছে পার্লামেন্টে সকলকে আমরা সিকিউরিটি দেবো, নিরাপত্তা দেবো, তখন সেই কথা আর যে কোনো মূল্য নেই আমাদের কাছে। এই ঘটনার পর कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए वादी के हालात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वादी के हालात का जायजा लेने के लिए कुल जमाती वफ्द को कश्मीर भेजने की अपील की। अधीर रंजन के मुताबिक उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला को भी इस ज़िम्न में एक मकतूब रवाना करते हुए कई तजावीज़ पेश किए हैं। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी ने कल कुलगाम हमले में हलाक हुए अफराद के अहले खाना को मुआवजा देने की वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने गैर मकामी मजदूरों की हलाकत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी को मुत्तहिद होने की जरूरत है। Treachery against humanity, we
forcefully condemn it and will go all out to support any measures taken to destroy terrorism out of Jammu and Kashmir. آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹیررزم ہے اور اس ٹیررزم کو ختم کرنا ہے. اس میں سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور اس میں کوئی بھی آدمی پیچھے نہ رہے کیونکہ آج یہ سارے کے سارے سماج کو دنیا میں دھیمک بن کے ٹیررزم لگا ہے اور ہمیں ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے, ٹیررسٹ کی کوئی ذات نہیں ہے, ٹیررسٹ کی کوئی راشٹر نہیں ہے. Terrorist is a terrorist. He has no religion, no nation, no culture, he's a threat to humanity and we all must fight it. بی جے پی نے غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے. بی جے پی کے سینئر لیڈر کویندر گپتا نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد وادی میں تشدد پھیلانے میں ناکامی کی وجہ سے پاکستان بوکھلاہٹ کا شکار ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز ایسی صورتحال سے نمٹنے کی اہل ہے. اس پرکار کا گھٹنا کا انجام جو دیا ہے ملیٹنٹس نے یہ واقعی میں چنتا کا وشے ہے. تو باہر کے لوگوں کو یہاں پر مارنا یہ قاہرانہ حرکت ہے. پاکستان سپانسرڈ جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس پرکار کی گھٹناؤں کو انجام دیتے ہیں. پچھلے کچھ سمے سے جو سیب کا جو ویپار تھا وہ سموتھلی چل رہا تھا. لگ بھگ جو سرکاری آنکڑوں کے مطابق 40,000 ٹرک جموں کشمیر سے باہر کے راجیوں میں گئے ہیں اور پچھلے سال سے یہ جو آنکڑا ہے بڑا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ایک فرسٹریشن جو پاکستان میں ہے یا یہاں پر ان کے جو لوکل ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہیں جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ بہت دکھ ہے. یورپی یونین کے وفد نے گزشتہ رات جنوبی کشمیر میں غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کی مذمت کی. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفد کے ارکان نے کہا کہ اس خبر کو پڑھ کر انہیں صدمہ لگا ہے. انہوں نے اسے دہشت گردی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ انسانیت کے مفاد میں اس طرح کی ہلاکتیں فوری بند ہونی چاہیے. اس موقع پر یورپی وفد نے ان کے دورے کو غلط تناظر میں پیش کرنے پر میڈیا کے بعض اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا. The news of the killings last night, terrorist killings, that is a terrible thing. Innocent lives taken, families destroyed, wage earners removed to support their families. It's a terrible thing and should never happen, and we cannot possibly support or approve that. We hear that even yesterday night 5 innocent workers had been assassinated. And this situation is a global worry in our country, in my country, in France, but in all the countries. Here present, we have experimented what is terrorism, and particularly the radical Islamist terrorism. کپواڑہ ضلع کے مسل سیکٹر میں آج پاکستان نے ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان نے مسل سیکٹر میں گولہ باری کی. اس کے نتیجے میں ایک عام شہری کی موت ہو گئی ہے جبکہ 1 درجن کے قریب لوگ زخمی ہو گئے ہیں. گولہ باری کے نتیجے میں کئی رہائشی مکانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. زخمی افراد کو کپواڑہ سمیت دیگر اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. زخمیوں میں بزرگ اور اسکولی بچے بھی شامل ہیں. واضح کے حالیہ دنوں سے ہی کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے کرنا کیرن اور گولہ باری ہوئی تھی جس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے تھے. گولہ باری اس قدر شدید تھی کہ پورا ضلع دہل اٹھا اور لوگ رات بھر نقل مکانی کر رہے تھے. اس صورتحال میں امتحانات میں حصہ لینے والے امیدوار انتہائی پریشان ہیں. لوگوں نے دونوں ممالک سے اپیل کی کہ سرحدوں پر امن قائم کیا جائے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی آرام سے گزار سکے. کہیں بھاگنے کا وہاں موقع نہیں ہے نہ اور کوئی سہارا ہے ہمارا. یہ ہر وقت ہوتا ہے ہمارے لیے. بہت تنگی بہت ہوتا ہے, ہمارے کو نقصان ہوتا ہے. ہم غریب ہیں, ہم کچھ ہمارا سہارا نہیں ہے ماشاء اللہ کے بغیر. لیکن وہاں ہر بار گولے گرتے ہیں, ہم کو نقصان پہنچتا ہے مکانوں کا, انسانوں کا, بچوں کا, پشو کا بہت نقصان ہوا ہے. اس بار گولا گرا, وہاں پہ موقع پہ ایک ہلاک ہوا تو درجن حساب وہاں زخمی ہوا. درجنوں کے حساب سے زخمی ہو گئے اور ایک وہیں موقع پر ہی مر گئے بیچارے غریب, اور مکان شکن وہاں گر ہو گئے, نیچے زمین میں دب ہو گئی. سر کوئی پیڑھی شہری گورنمنٹ نے ہمیں کوئی انتظام وہاں رکھا نہیں. صرف زبان ہی بولتے ہیں ہم کریں گے ٹائم. اور زمین بینکر وغیرہ نہیں, کچھ نہیں ہے. بالکل کورٹ نے کچھ نہیں کیا. امن ہونا چاہیے, بالکل یہ شدید بند ہونا چاہیے. پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں بات چیت کرنا چاہیے, یہ بند ہونا چاہیے تاکہ لوگ بچ جائیں گے. دیکھو بچے یہ بیچارے مر رہے ہیں اس وقت.
सो रहे हम तो एक मर गया उधर हम अब डरते हैं ना उधर आज स्कूल जाते हो नहीं क्यों एज इमीडिएट असिस्टेंस तहसीलदार साहब वहीं पर जो है असेसमेंट कर रहे हैं मत्सिल में ही, और हम कुछ कैश रिलीफ है वो जो हमने इंजर्ड फैमिलीज को भी प्रोवाइड किया है। टेंट्स और ब्लैंकेट्स का अवेलेबिलिटी बिल्कुल तहसीलदार साहब के पास वहीं पर ऑफिस में अवेलेबल है, और जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वो वहीं पर इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे उनको। और इन एडिशन हमने 50 kg का फ्री राशन फूड टू ऑल दी अफेक्टेड फैमिलीज हमने यहां से अनाउंस किया है, ताकि एज इमीडिएटली उनको कुछ ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं बिल्कुल ऑन स्पॉट हैं, रेवेन्यू की भी, पुलिस की भी, और लगातार हम आर्मी के साथ लाइजन में हैं। अगर ऐसी कोई जरूरत हमें लगती है या महसूस होती है, हमें कोई रिकमेंड करते हैं, तो हम डेफिनेटली उस तरह की कार्रवाई करेंगे। हमारे पास जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स हैं वो हमने इन प्लेस रखे। वादी कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल होने के बाद कश्मीर दहशतगर्दी का अगला मरकज बन सकता है। यूरोपीय वफ्द के अरकान ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्दी इलाकाई नहीं बल्कि आलमी मसला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल जैसे दहशतगर्दी, सरहद पर सीजफायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। यूरोपीय वफ्द ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी दाखिली मामला है और आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। यूरोपीय अरकान के मुताबिक उन्होंने सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की, जिनका कहना था कि वो अमन, तरक्की और बदनवानी का खात्मा चाहते हैं। गैर मुल्की वफ्द का ये भी कहना था कि हालांकि उनका ये दौरा मुख्तसर था, ताहम कश्मीर को लेकर कई शुबहात दूर हो गए हैं और अब वो अपने वतन में साथी अरकान पार्लियामेंट को यहाँ की सूरत हाल के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। यूरोपीय ममालिक की जानिब से कश्मीर के ज़िम्न में ट्रैवल एडवाइजरी से मुतल्लिक पूछने पर उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क के लोगों से कहेंगे कि जब कश्मीर में हालात मामूल पर लौटेंगे तब वो वादी की सैरो तफरी कर सकते हैं। यूरोपीय वफ्द ने फौज की भी सताइश की। फौज ने वफ्द को वादी कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों के ताल्लुक से तफसीलात फराहम की। Indian government to have helped us to organize this mission, but of course it's totally free and independent. In fact, each of us has maybe different opinion, different views of what we have saw, what we have experienced. The change of the status, the Article 370 for Pakistan is an internal issue for what we not have to be the judge. We have no reason to be judged. We have no legitimacy for that. And I think that the protests that are organized in all the countries should be directed to protest against terrorism, because all the problems of Kashmir are linked with terrorism. We know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir become a second Afghanistan. The international of terrorism can find a new place in the future, and I think it's not your interest, it's not the interest of the world that the new place for the terrorism became Kashmir. We want to have a development like other parts of the country, and we hope that this change of status will be occasion for our region to be a better level of development, better level for my young to go to school, better level for my mother to go in hospital, and that's all. After that, I repeat, to conclude, we are not here to interfere in Indian politics. And peace is much the best route for good lives for everybody. And India is a peaceful country that doesn't attack other countries. Europe and India have very strong, close links and great deal in common together. So we are here to find facts, to find out. We are your friends. We want to know, can we help? How can we support? How can we improve the situation? And that is the purpose for coming to find out. In my country, the UK, we had big problems in Northern Ireland, you may remember, for a very long time, fighting between two religions, the Protestants and the Catholics, all Christians, but fighting each other. Fighting was not a solution, and in the end, we had a long procedure of talking
agreeing to talk and listen to each other, to respect each other, and wonderfully now, in Northern Ireland is peaceful. So my advice is talk, not fight. मरकजी हुकूमत कश्मीर की आज जो भी तस्वीर पेश करे, लेकिन मुस्तकबिल में उसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर उमूर की कांग्रेस इंचार्ज अंबिका सोनी ने न्यूज 18 से बात करते हुए यूरोपीय वफ्द के कश्मीर दौरे के हवाले से मरकज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किन बुनियादों पर यूरोपीय वफ्द को कश्मीर का दौरा कराया गया है। आधार पर इनवाइट दिया गया है। आज अखबार में आया है कि कोई एनजीओ है, कोई महिला उस एनजीओ को चलाती हैं, उन्होंने 27 MP। अब वो कौन है? मैंने तो पहली बार उनका नाम सुना। यही तो आज इल्ज़ाम लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनके विश्वसनीयता जो कहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी, उसके बारे में पहले जानकारी लोगों को नहीं दी। हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, जिनका कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ रीच आउट, क्योंकि लोग नाराज थे कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया गया। गुलाम नबी आज़ाद को आपने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। अब वो तो वहाँ के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री रहे, तो ये बात कहीं पचती नहीं है। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, सदा करता आया है। अगर मौजूदा सरकार आतंकवाद को ख़त्म करना चाहती है, हम लोग उनसे कम नहीं है, उनको समर्थन करेंगे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मासूम लोग मरते हैं। अगर आप सही मायने में कह रहे हैं कि हालात सुधरे और सुधरने चाहिए, हम भी जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन हैं, हम नहीं चाहते उनको और तकलीफ़ हो, लेकिन तो अपने जो मुल्क के नेता हैं सब उनको भी तो जाए। क्यों नहीं यहाँ का होम मिनिस्टर सब लीडर्स को वहाँ एक दावत दे, हम आकर वापस कहेंगे नहीं हालात सुधर रहे हैं तो लोग समझेंगे। हमको तो आप जाने ही नहीं दो, नज़रबंद हमें यहाँ किया हुआ है। और बाहर के लोगों को लाके कहो कि वो कह रहे हैं शिकारा चलते हुए दिखाए हैं तस्वीरें, तो बहुत अच्छा है। डल लेक तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो एक सरकार, केंद्र सरकार की नीति आ रही है, और जो होम मिनिस्टर कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि 10 दिनों में हो जाएगा, 15 दिनों में हो जाएगा, और अभी तक लोग नज़रबंद हैं। वहाँ के 2 मुख्यमंत्रियों को आपने बंद कर रखा है, तो ये क्या सामान्य हालात है? दिल्ली में जेडीयू की कौमी काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में पार्टी लीडरान को आगाह किया। उन्होंने न्यूज 18 को बताया कि जेडीयू ने बीडीसी इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के वफ्द का दौरा कोई माने नहीं रखता और ये एक आम सयाहती दौरा है। शाहीन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके मसले कश्मीर को हमेशा के लिए हल करना चाहिए। के अंदर खाली 17 बीडीसी की जो चेयरमैन जीत पाई, वहीं हमने 19 जीते, और जम्मू कश्मीर में हमने 42 जो है आपका जो बीडीसी है, बीडीसी चेयरमैन हम लोगों ने जीते। और जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग है, मजबूत है, और ये बात हमने आज भी की, अपने नेशनल प्रेसिडेंट को भी रखा है सामने, उनको हमने बार बार आगाह किया है। हाँ, जाहिर सी एक चीज़ ज़रूर है, जो अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है पिछले 3 महीनों से, उसको हमने अपने नेशनल प्रेसिडेंट को कहा कि साहब इसको ख़त्म किया जाए। और इंटरनेट जो है वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, ट्रेन सर्विस अभी भी नहीं चल रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है अपने इकदाम उठाए। और जहाँ तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, मैं उस चीज़ को एक टूरिस्ट के हैसियत से देखता हूँ। यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर से कोई मतलब, कोई माने नहीं रखता। देश का पार्लियामेंट तो है नहीं। अब रही बात यूरोपियन यूनियन आ जाए, अमेरिकन यूनियन आ जाए, ओपन किताब है, कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं है हमारी तरफ से, जिसको भी देश इजाजत दे, तो उस चीज को सीरियस लेने का कोई मतलब मुद्दा नहीं बनता। देखिए, उग्रवाद के खिलाफ जो भी इकदाम उठाने चाहिए वो सरकार को हम लोगों ने बराबर सपोर्ट दिया, आगे भी देते रहेंगे उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए। एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके साथ बातचीत किया जाए, वंस फॉर ऑल इस मामले को ख़त्म किया जाए। ये हमने इससे पहले भी डिमांड रखी, आगे भी रखेंगे।
कल तक पीडीपी का हर रुकन 370 के हक में बातें करता था, लेकिन अब पार्टी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग जम्मू कश्मीर के लिए 371 की वकालत कर रहे हैं। यूरोपीय वफ्द के दौरे से मुतल्लिक मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि उन्होंने जो कुछ यहां देखा वो वही सब अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। बेग ने कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए नजरबंद लीडरान को मरहलावार तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। पीडीपी ने सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35A के दिफा के लिए कोई अर्जी दी है या नहीं, इससे मुतल्लिक मुजफ्फर बेग को कोई इल्मियत नहीं है। यूनियन के जो मेंबरान थे वो सारे किसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, 2-4 किसी एक से बात करते थे, कोई किसी से, क्योंकि वहाँ दिल्ली के कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज भी वहाँ पे मौजूद थी। मैंने कहा कि ये जो हमारे लोग बंदूक उठाते हैं या पाकिस्तान या हिंदुस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हैं, तो इससे ये मसला हल नहीं होगा, तबाही ही होगी, इसकी बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फैसला लिया है, पार्लियामेंट ने जो फैसला लिया, और उसमें पार्लियामेंट में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं थी, कई पार्टियों ने, पता कांग्रेस के कई लोगों ने वोट डाला राज्यसभा में 370 को खत्म करने का। ये फैसला लिया गया है, ये इस वजह से भी मेरा ख्याल उन्होंने लिया, एक तो उनके एजेंडा में था 370-35A को खत्म करने का, लेकिन उससे भी बड़ा था कि हमारे कुछ लीडरों ने प्रोवोक भी किया उनको अपने बयानात से। जो बात हिकमत अमली से और नरमी से और खुश इखलाकी से इंसान हासिल कर सकता है, वो बात कभी इंसान रोब-दाब करके नहीं कर सकता। न्यूक्लियर बम से वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो मीठी जबान से हो सकती है। मेरा अंदाज़ा है कि लोग जो है वो एक तरह का सदमे में है, वो शौक में है। वो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है एक कश्मीर के बाशिंदे होने की हैसियत से और मुल्की शहरी होने की हैसियत से भी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं ये आवाज़ उठाऊं कि आपने जो ये बेशुमार लोगों को, न जाने सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे, कितनी है मुझे मालूम नहीं है, आपने इनको नज़रबंद करके रखा है। अब कब तक नज़रबंद करके रखेंगे? इससे क्या हासिल होता है? छोड़िए, चलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे छोड़िए, 10 को छोड़िए, फिर 20 को छोड़िए, फिर 50 को छोड़िए, फिर 100 को छोड़िए। तो एक वो बात उठाना और ये कहना कि 35A में जो हमें हकूक हासिल थे, 370 में कोई वो नहीं था, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव चीज़ थी। वो हिंदुस्तान के आइन में मरकज़ को कानून बनाने के लिए 96 मज़ामीन हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं। 92 पहले से लागू हो चुके थे जम्मू कश्मीर में, और 4 जो थे वो बिल्कुल गैर मुतल्लिका थे, उसके कश्मीर से ताल्लुक ही नहीं था। तो 370 में जान नहीं थी, 35A में थी। तो 35A के जाने से जो नुकसान हुआ उसको पूरा करने का मेरी नज़र में एक ही रास्ता है कि हमें 371 में वही दर्जा दिया जाए जो तमाम हिल स्टेट्स को है। उनको भी 35A के जो बेनिफिट्स है वो हिल स्टेट्स को हासिल है, और वो परमानेंट है, वो कोई टेम्परेरी प्रोविजन नहीं है। लेकिन ये बात, ये मेरी इस वक्त इंडिविजुअल मेरी एक राय है, ये तब माने रखेगी मेरी ये राय जब ये लोग निकलेंगे जो जेलों में बंद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ट्रेड यूनियन से बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर उनसे बात करेंगे, जर्नलिस्ट से बात करेंगे। मुतफिका तौर पर कोई एक मंसूबा बन सकता है जिसकी बुनियाद पर हम खुश इखलाकी से और दयानतदारी से, क्योंकि कश्मीर के साथ जितना धोखा लीडरों ने किया है, दुश्मनों ने नहीं किया, जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं। झूठ बोल बोल कर हमने लोगों को गुमराह किया। अब की बार अगर कोई संजीदा, पुरखलूस और दयानतदाराना तरीके से बात की जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में की जाए, तो वो एक नई एक तारीखी तब्दीली होगी यहाँ की सियासत में। 370 के दिफा के लिए मुतअद्दिद जो यहाँ के अंजुमने हैं या फिर सियासी जमातें हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे मालूम नहीं है कि पीडीपी की तरफ से हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि किसी ने मुझे कंसल्ट नहीं किया। अगर हिंदुस्तान के आइन और जम्मू कश्मीर के आइन पर सबसे ज़्यादा मुताला किया है वो मैंने किया है। 36 साल पहले
मेरी अर्जी दाखिल हुई थी कि 370 जो है इसको हटाया ना जाए, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाई है, ये एक नहायत ही काबिल एतराज बात है। तो आपका ये कहना है कि जो 370 है और 35A है उसको लोग बोल जाए और नहीं भूल नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा। 5 मजदूरों की हलाकत हुई है कुलगाम जिले में, तो कैसे आप देख रहे हैं इन हलाकतों को? हमारे जो पैगंबर साहब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मासूम शख्स का कत्ल भी सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर होता है। वो उन मजदूरों ने क्या खता की थी, क्या गुनाह था? क्या ये लोग नहीं सोचते कि अगर यहाँ पे किसी गैर रियासती बाशिंदे को कत्ल कर दिया जाए तो कहीं इसका रिएक्शन तो नहीं निकलेगा बाहर? जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से कश्मीर में जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है। वादी में अगरचे अब बंदिशें पूरी तरह हटाई गई हैं, ताहम मुख्तलिफ मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज है। इस बीच श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहते हैं, मगर आज यहां सुबह के वक्त भी बाजार वीरान और खाली नजर आए। कश्मीर के कई दीगर इलाकों में भी दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर है। श्रीनगर में सड़कों पर निजी गाड़ियों के नकल हमल भी आज कम रही। श्रीनगर के कई इलाकों में पुलिस और दीगर फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। जिला कुलगाम में 5 गैर रियासी मजदूरों की हलाकत के तनाजुर में सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। जिला अनंतनाग में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। निजी गाड़ियों के नकल हमल जारी है, ताहम गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में उसमें कमी देखी गई। गैर मकामी बाशिंदों पर हमलों के बाद जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी तैनाती जारी है। बानिहाल बारामुल्ला रेल खिदमात लगातार बंद है। कुपवाड़ा जिले में बंदिशें हटाई गई हैं, ताहम आज भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर दिन भर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। एहतियात के तौर पर कई जगहों पर फोर्सेस को तैनात रखा गया है। रियासत जम्मू कश्मीर कल यानी 31 अक्टूबर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील हो जाएगी। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलहदा यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है और कल मुल्क के नक्शे पर 2 यूनियन टेरिटरीज वजूद में आएंगी। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू श्रीनगर में दोपहर के वक्त अपने ओहदे का हलफ लेंगे, जबकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर भी कल ही हलफ लेंगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को ओहदे का हलफ दिलाएंगी। इसी दौरान लद्दाख के एलजी लेह पहुंच गए हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने की मरकजी हुकूमत से मांग की है। देवेंद्र सिंह राणा ने यह बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एनसी के साबिक अरकान मुकन्नना और दीगर लीडर्स मौजूद थे। देवेंद्र राणा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले से रियासत के अवाम खुश नहीं है। उन्होंने रियासत के अवाम बिलखसूस जम्मू के लोगों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करें। लोग जो जम्मू संभाग के हैं वो ये समझते हैं कि जो महाराजा गुलाब सिंह ने राज्य बनाया था उसको यूटी ना बनाया जाए, उसको राज्य रखा जाए। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, मीडिया से भी, जो जम्मू के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे भी, जो जम्मू के एकेडमी हैं उनसे भी, कि सारे इकट्ठे हो जाएं। बाद में सियासत हो जाएगी, सियासत अपनी जगह है, सियासत को बालातर रखिए, इस वक्त सियासत को अलग रखिए। जम्मू संभाग के सारे साथी इकट्ठे होकर किसी भी जमात के साथ ताल्लुक रखते हो, सियासी जमात के साथ, किसी भी इलाके के साथ ताल्लुक रखते हो, किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक रखते हो, जम्मू के इंटेलेक्चुअल्स हो, जम्मू के एकेडमिया हो, जम्मू का मीडिया हो, जम्मू की सिविल सोसाइटी हो, जम्मू के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हो, जम्मू का ट्रेड हो, जम्मू का ट्रांसपोर्ट हो, जो भी लोग हैं, सबसे हम इल्तिजा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब से एक अपील हमारी तरफ से जानी चाहिए, सांझी अपील जानी चाहिए कि हमें राज्य हमारा बरकरार रखा जाए।
لداخ کی یونین ٹیریٹری کے حوالے سے مختلف مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی تنظیمیں ایک ساتھ آ گئی ہیں. فیڈریشن آف ٹریڈ الائنس لداخ کے نام سے NGO قائم کی گئی ہے. اس فیڈریشن میں ٹور آپریٹرز، ٹیکسی آپریٹرز، ٹرانسپورٹ کوآپریٹو سوسائٹی، ہوٹل ایسوسی ایشن وغیرہ تنظیمیں شامل ہیں. اس اتحاد کا مقصد قانونی پہلوؤں، ٹیکس امور، پالیسی معاملے اور دیگر مشترکہ موضوعات پر مل کر جدوجہد کرنا ہے. کرگل میں آج بھی مکمل ہڑتال رہی. ہڑتال کی وجہ سے تمام دکانیں اور دیگر تجارتی ادارے بند رہے. 2 ماہ پہلے گورنر ستیہ پال ملک اور چیف سیکرٹری نے کرگل کے لوگوں سے یونین ٹیریٹری کے ضمن میں ایک یادداشت کے مطالبات کو 30 اکتوبر تک پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اسے پورا نہیں کیا گیا. کرگل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کال پر یہ ہڑتال کی گئی ہے. کمیٹی نے 31 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. جو ریاستی سرکار نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ان چیزوں کو لے کر ہم نے سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں ایک الگ یوٹی چاہیے کرگل کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لیہ اور کرگل کے بیچ میں بہت سارے سینسٹیوٹیز ہیں. ہم نہیں بولتے ہیں لیہ کو مت دے دو، لیکن ہمارے خواہشات کا، ہمارے احساسات کو بھی مد نظر میں رکھا جائے. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ پورا ہر کوئی ایشو جو ہے کمیونل بیس پر ہے. ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی میں ہم نے ابھی 2 دن کی ہڑتال نکال دی ہے. چکا جام رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج شام کو ہم ایک کینڈل مارچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل جتنے بھی کرگل کے عوام سڑکوں پہ آ کے اپنے بازوں پر کالی پٹی باندھ کے پروٹیسٹ کریں گے. جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے چیئرمین شفیق میر نے BDC انتخابات میں پنچوں اور سرپنچوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت کی ستائش کی. جموں میں نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے شفیق میر نے BDC انتخابات میں بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی جیت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ BJP کو اپنی شکست تسلیم کرنی چاہیے. پنچایت کانفرنس کے چیئرمین نے BDC انتخابات جیتنے والوں کو دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے کام کرنے پر زور دیا. صرف ایک پنچایت کانفرنس واحد تنظیم تھی جو اس الیکشن کے لیے کھڑی ہوگی، کیونکہ کانگریس نے بھی بائیکاٹ کیا، PDP نے بھی بائیکاٹ کیا، نیشنل کانفرنس نے بھی بائیکاٹ کیا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپیل کی تھی تمام پنچایت ممبران کو کہ وہ صرف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو جو ہے ووٹ دیں. اور ہماری وہ اپیل اور ایفرٹس جو تھی ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ 227 کینڈیڈیٹ آؤٹ آف 310 جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے ریاست میں جیت کر BDC چیئرمین آئے ہیں. جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے اس وقت پورے ملک کے اندر، یا انڈائریکٹلی ان کی ہی سرکار جو ہے اس وقت جموں کشمیر کے اندر بھی ہے، ان کو صرف 81 سیٹس ملی ہیں. تو ہم یہ جموں کشمیر کے تمام پنچایت ممبران کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کامیاب کیا. اور ہم تمام انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کہتے ہیں اب انڈیپینڈنٹ چناؤ جیتنے کے بعد وہ کسی پارٹی کا پٹکا اپنے گلے میں نہ ڈالیں. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جیتنے کے بعد لوگوں کو خریدنے کی وہ ہرگز کوشش نہ کریں. پالیٹکس کے اندر جو ہے پنچایتی انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز نہ کریں. بھارت بنگلہ دیش پاکستان فورم کے سینئر نائب صدر شیخ عبد الرحمان نے خطے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے تینوں ممالک کو آپسی رشتوں کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے. جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فورم کے نائب صدر نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو دفاعی بجٹ پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے بجائے عوامی فلاح کے کاموں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. 27 ملک اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ 3 ملک جو ایک ہی ملک تھا پہلے، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے ہیں. اور اب اس کو دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ملک تو نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم ان کے تعلقات آپس میں تلخی کم ہو، خون خرابہ کم ہو، اور سارا روپیہ جو ہے وہ ڈیفنس پر خرچ ہو رہا ہے، پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی. بنگلہ دیش کم از کم اس ریس میں نہیں ہے. اور جہاز خریدے جا رہے ہیں، رفیل خریدے جا رہے ہیں، ہزاروں کروڑ روپیہ جو ہے وہ ملک کا باہر جا رہا ہے. اپنے لوگ فاقہ مر رہے ہیں. یہاں ایجوکیشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. بڑگام میں اسپیشل پولیس افسروں کی بھرتی کا عمل جاری ہے. 200 اسامیوں کے لیے 500 نوجوانوں نے اس بھرتی مہم میں حصہ لیا. نوجوان نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے روزگار ہیں اور اپنے ارکان خاندان کی کفالت کے لیے اس عمل میں شامل ہوئے ہیں. جانے کا میں 2 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں جانے کا. جس کا نکلتا ہے فارم نکلتا ہے تو کرتا ہوں میں ٹرائی. تو اس بار اگر آپ گئے تو پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. تھوڑا سا ایکچولی گھر میں بہت غریبی ہے. ایکچولی میں اس لیے جانا چاہتا ہوں اس میں کہ مطلب کہ میں کوالیفائی ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا ماں باپ کا نام روشن کروں گا. اس کے بعد تکلیف کم ہوگی گھر میں، اسی لیے میں اس میں جانا چاہتا ہوں.
अवंतीपुरा इंतजामिया ने दरियाए जहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने के खिलाफ एक मुहिम चलाई। जहलम से रेत निकालने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक जेसीबी, एक टिप्पर गाड़ी और जखीरा की गई रेत को भी जब्त किया गया। ये मुहिम एडीसी अवंतीपुरा, तहसीलदार अवंतीपुरा और महकमे जियोलॉजी ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। एडीसी अवंतीपुरा ने दरियाए जहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत न निकालने की तलकीन की है। पिछले 2 महीनों में जब यहाँ टर्माइल चल रहा था, हड़ताल था, नाइट आवर्स में इन्होंने ऑड आवर्स में ये काम किया है, तो हम जहाँ कहीं भी ये देख रहे हैं हम इसको सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सारा यहाँ से उठा के इसको तहसील ऑफिस अवंतीपुरा में शिफ्ट करेंगे, फिर हम वहाँ उसको ओपन ऑक्शन में सेल कर देंगे। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी ताकि लोग इससे बाज आए, ये खिलाफ वर्जियाँ वो बंद कर ले, और इनसे हम लोगों से इल्तिमास भी करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें ना करें। इनसे इन्हीं को खतरा है, क्योंकि अगर जहलम के बंद टूटेंगे तो सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है बारिश के मौसम में। गैरकानूनी चीज़ें करते हैं, हम ये होने नहीं देंगे और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। छतबल कुलगाम में कल शाम एक दिलदोज सड़क हादसे में सुहेल अहमद खान वल्द शहराज अहमद खान नामी नौजवान की मौत हो गई। वाकये में एक और शख्स जख्मी हो गया है। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी मामूल बन गया है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रोनमा होते रहते हैं। इससे कबल भी इस रोड पर कई अमवात हुई हैं। लोगों ने इंतजामिया और पुलिस से ठोस इक़दामात उठाने की अपील की है। पुलिस ने वाक़ये की मुनासबत से एफआईआर दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हमें लगता है कि हमारी इंजीनियरिंग ही फेल है। मैं सवेरे देख रहा था कि इस 1.5 किलो रास्ते में कम से कम 5 तो ब्लाइंड करू है। हमारा मुतालबा यही है गवर्नमेंट से कि इस पे ध्यान दिया जाए और पूरा जिनके पास डॉक्यूमेंट है गाड़ियों के वो चलाया जाए, जिनके पास पूरे लाइसेंस है वो गाड़ी चलाए। और ये दूसरा एक्सीडेंट है अभी तक, और इसके साथ में एक दूसरा बच्चा भी जिसको एडमिट किया गया है अभी अनंतनाग, वो भी सीरियस है। तो अब आप क्या चाहते हैं? माँ बाप चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। एक्सीडेंट में गाड़ियाँ ज्यादा फास्ट रही, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे गाड़ी प्राइवेट गाड़ी हो, हर कोई चलता है। आजकल बन रहा है लाइसेंस 2000-5000 में। किसी लोकल कोई मतलब जो जिसको पता जानकारी न हो ड्राइवर की, उसको भी लाइसेंस दो 3000 में 4000 में, वो भी स्टेयरिंग पकड़ के फास्ट जाते हैं और लोगों को जान लेते हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि नामसाइद हालात की वजह से मुलतवी किए गए 4th सेमेस्टर के इम्तहानात 28 नवंबर से शुरू होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तहानात का 7 नवंबर से आगाज होगा। तलत परवेज ने कहा कि दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के तलबा के लिए अभी क्लास वर्क रखी जाएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने आज शेखुल आलम डिग्री कॉलेज बड़गाम में नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डीसी बड़गाम तारिक अहमद गनाई भी इस मौके पर मौजूद थे। एग्ज़ाम हमारे 4th सेमेस्टर के हो रहे थे, कुछ पेपर हो चुके थे, कुछ पेपर हमें पोस्टपोन करने पड़े थे। वो एग्ज़ाम हम 28 नवंबर से स्टार्ट कर रखा है। जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन हमारे जो ना हो पाए थे वो हम 5th या 7th नवंबर से स्टार्ट करेंगे और वो भी हम इसी महीने में कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो मुझे लगता है कि हमें क्लास वर्क थोड़ा करना पड़ेगा और वो हमारा जनवरी या फरवरी तक कंप्लीट होने का हमने बनाया है प्रोग्राम। हालांकि जो 5th और 6th है वो पहले ही कश्मीर यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया था कि हम वो एग्ज़ाम दिसंबर के महीने में ले लेंगे इकट्ठे दोनों सेमेस्टर्स के, और उसका भी जो इंटरनल असेसमेंट होनी है, बाकी प्रैक्टिकल वर्क्स होने हैं, वो आजकल कॉलेजेस में चल रहे हैं। वादी कश्मीर में 12वीं जमात के इम्तहानात का आज से आगाज हुआ। डीसी बड़गाम तारिक अहमद गनाई ने कहा कि इम्तहानात के लिए दरकार तमाम इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इम्तहानी मराकज पर जरूरी बंदोबस्त के अलावा सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं। देखिए, बड़गाम में टोटल हमारे पास 101 सेंटर्स हैं, 58 मैट्रिक के लिए और 43 फॉर 12th क्लास। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे जो है इंतज़ामात इन प्लेस हैं हर जगह, जितने भी सेंटर्स हैं। सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ है वो भी पूरी इन प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमने थोड़ा सा इस साल बच्चों के लिए एक रिफ्रेशमेंट का प्रोविज़न रखा है, जो हम उनको एग्जामिनेशन हॉल में ही या कहीं जूस, कहीं बिस्किट, कहीं कुछ फ्रूट वगैरह उनको हम सर्व करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें।
डीसी पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर ने बोर्ड इम्तहानात के लिए कायम कई मराकज का दौरा किया। डीसी ने मुख्तलिफ इलाकों में कायम इम्तहानी मराकज में तलबा की सहूलियात के लिए मैसर रखी गई सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अमले पर जोर दिया कि वो इम्तहानात में शफाफियत लाएं। जिला पुलवामा में भी आज से 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज हुआ है। इंतजामिया ने इम्तहानी मराकज में सफाई और गर्मी के अलावा दीगर सहूलियात मुहैया रखी है। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने शोबे सेहत और आईसीडीएस के कामों का जायजा लिया। मीटिंग में आईसीडीएस के प्रोग्राम अफसरान, मुख्तलिफ अस्पतालों के बीएमओज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के मौसर निफाज के लिए तफसीली गुफ्तगू की गई। डीसी बारामूला डॉक्टर जीएन एतू ने डाक बंगलों में आज डीएलआरसी की मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने बैंकों और दीगर मालियाती इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीसी ने तमाम बैंकों और स्पॉन्सर एजेंसियों को आपसी तालमेल और इश्तराक के साथ काम करने की हिदायत दी ताकि रोजगार की फराहमी और तरक्याती कामों के निशाने वक्त पर पूरे किए जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सदारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम से मुतल्लिक जिला सतही टास्क फोर्स की मीटिंग मुनक्किद हुई। आईसीडीएस और दीगर सरकारी महकमों से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कहा कि जिले में बेटी बचाओ प्रोग्राम के तहत आम लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। जनूबी कश्मीर में ट्रक ड्राइवरों पर हमलों के तनाजुर में इंतजामिया ने मुगल रोड पर ट्रक्स की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से राजौरी के जम्मू पुंछ शाहराह पर बड़ी तादाद में ट्रक दरमांदा हो गए हैं। ट्रक ड्राइवरों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने इत्तला दिए बगैर अचानक रोक लगा दी है, जिसके सबब उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर में खड़े थे, अब वो बोल रहे यहाँ से तो छोड़ देते, कल 9 बजे यहाँ गाड़ियाँ बंद की, यहाँ से तो रोज जाती थी गाड़ियाँ। अब कल हम आ गए इधर, किया खड़ा इधर सिरनकोट में, फिर बोला कालाकोट से जाओ, वहाँ राजौरी से छोड़ते हैं। यहाँ पहुँच गए रात के 2 बजे, यहाँ बंद किया। हमारा नुकसान की बात तो छोड़ा, हमको घर वाले परेशान है। वहाँ सुनते हैं अभी सुनते हैं मकीरिया में ड्राइवर को मारा गया है, जम्मू में मारा गया, हमारे घर वाले परेशान है। विदाउट एनी प्रॉपर रीजन दे सेड टू वेट अस, सो वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर that they should take some steps to give us relaxation so that we can reach our homes safely. उधर से बोला इस रोड पे जाओ, इस रोड पे आए तो आगे ये रोड भी बंद किया है। 7-8 दिन से गाड़ियां बंद है, किस वजह से बंद है? ट्रैफिक वालों के पास जाते हैं, इनको बोलते हैं गाड़ियां क्यों रोकी हुई है, वो तो बोलते हैं हमें पता नहीं, हमें रोकने का काम है, छोड़ने का काम हमें नहीं है।